देखो अब जो हमारा टॉपिक है वो हमारा है चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य का जो टाइम पीरियड है वो कब से कब तक का है? वो 321 बीसी के बाद का टाइम रहेगा। ठीक है, इनके बारे में जो पहली बार जब पता चला था, ये जो चंद्रगुप्त मौर्य का जो मूर्ति जो मिला था, उनको कहा गया था सेंड्रोकोटस। सेंड्रोकोटस मतलब उनकी पहचान जो था, जो यूनानी इतिहासकार था, देखो यूनानी भी कई प्रकार, जैसे मेगास्थनीज खुद ही क्या थे? यूनानी इतिहासकार थे। तो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में चूँकि वो पूरा डिटेल में बताया है, वो इसलिए बताया था चूँकि चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में ही मेगास्थनीज जो है वो आया था, भारत आया था। और ये हाँ, जो चंद्रगुप्त मौर्य जो आया था ना, मेगास्थनीज 315 बीसी में, 315 बीसी में ये इंडिया आया था। और ये किस, हाँ सुनो ना पहले, ये सेल्यूकस निकेटर जो था वो उस समय यूनान का जो राजा का नाम था, जो कि भारत के तमाम क्षेत्र पर ये शासन, मतलब भारत का जो पश्चिमोत्तर प्रांत था वो पूरी तरह से उस पर कैप्चर करके रखा था ये सेल्यूकस निकेटर। अच्छा, पश्चिमी प्रांत पर पूरा तरह से ये कैप्चर कर रखा था उस समय। अच्छा, उसी टाइम जो मेगास्थनीज को भेजा था राजदूत बनाकर, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया था, और वो यहीं रहता था और पाटलिपुत्र में रहता था। वो पाटलिपुत्र में लगभग वो 6 साल तक रहा है वो। और इसी वजह से मगध के बारे में कई प्रकार की जानकारी उसको, मगध के बारे में कई प्रकार की सूचना मिलता है उसको, मेगास्थनीज को। और वो सूचना किसको देता होगा? सेल्यूकस निकेटर की। और आने वाले समय में तुम देखना कि सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य का लड़ाई होता है। अच्छा, इससे पहले अगर हम थोड़ा सा समझें, देखो इससे पहले अगर थोड़ा सा हम लोग ये देखें, चंद्रगुप्त मौर्य चूँकि हम लोग को पता है कि नंद वंश को ख़त्म करके आए थे। नंद वंश के जो अंतिम जो राजा थे उनका नाम था घनानंद। घनानंद जो थे बहुत ही घमंडी टाइप का, तुम कह सकते हो घमंडी टाइप का था। और उनमें ना पैसों के लिए भूख ज़बरदस्त थी, वो धन दौलत को बहुत ज़्यादा इकट्ठा करना चाहते थे। धनानंद, इसलिए उनका नाम पड़ा धनानंद, चूँकि ध से धनानंद, ठीक है, धन से धनानंद हो गया हमारा। तो धनानंद को देखो, अब धनानंद के बारे में ये कहा जाता है कि वो गंगा के तलहटी में, सोचो गंगा के तलहटी में, सोचो ज़मीन के अंदर, उसमें भी गुफा के अंदर जो है वो लगभग 95 करोड़ रुपया तब रखा था। सोचो कितना पैसा था उसके पास। और कहा जाता है कि लाखों लाख उनके पास सेना था। हम पहले भी पढ़ चुके हैं ना, घनानंद की जो सैनिक ताकत थी वो बहुत ही ज़बरदस्त थी धनानंद का। कभी धनानंद बोल देते हैं, कभी घनानंद बोल देते हैं, ठीक है, वो चलता है। कभी कभी समझ लो एक ही बोल रहे हैं, प्रोनाउंसिएशन मिस्टेक कह सकते हो। चलो ठीक है, तो मौर्य साम्राज्य का संस्थापक किसको कहते हैं? चंद्रगुप्त मौर्य को। अब ये संस्था, ये कैसे आए? दरअसल घनानंद, सेल्यूकस निकेटर है ये रिलेटेड, मेगास्थनीज ये सब जितना भी डाला है वो सबसे रिलेटेड है वो। हाँ, सबसे रिलेटेड हम बताएंगे, बारी बारी करके हम बताते हैं। पहले इनके बैकग्राउंड को देख लेते हैं, ठीक है। तो चंद्रगुप्त मौर्य की जो है, देखो चंद्रगुप्त मौर्य जो आए थे धनानंद को हटा कर आए थे। धनानंद की एक्चुअली क्या किए थे, जो हमारे जो कौटिल्य हैं, चाणक्य के जो पिता हैं, उनकी सरेआम वो बेइज्जती किए थे, सरेआम। और कहा जाता है ऐसा, इतिहास में ऐसा कई जगह पे हम पढ़ने को मिला है कि वो क्या किए थे कि इनके कौटिल्य के जो पापा थे, यानी कि चाणक्य के जो पिता थे, उनका गर्दन काट करके सरेआम चौराहे पे लगा दिया गया था। धनानंद ऐसा करवाए थे, वही बदला तो लेने के लिए। अब देखो, अब ये चीज़ इनके अंदर सोचो, अब कि सही बात है, अगर पिता की हत्या वो भी इतने निर्मम तरीके से अगर होगा तो कोई भी जो शासक होगा उसको गुस्सा तो आएगा। तो उस समय चूँकि ये चाणक्य थे, उस समय बहुत छोटे थे, उस समय अपने पिता का वो उसी दिन से कसम खाए थे कि जब तक हम जो है इसका मतलब हत्या का हम बदला ले नहीं लेंगे तब तक हम शांति से बैठेंगे नहीं। और बाद में ये मौका मिला। ये मौका कब मिला? जब चंद्रगुप्त मौर्य आ गए थे। चंद्रगुप्त मौर्य वाकई में बहुत ही काबिल इंसान थे, ज़बरदस्त, उनके अंदर राजनीतिक क्षमता भी ज़बरदस्त था। और वो, अच्छा, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? चाणक्य खुद थे। तो चाणक्य को एक अपॉर्चुनिटी मिला, उनको दिखा कि ये जो मेरा शिष्य है, एक तो इनके अंदर काबिलियत ज़बरदस्त है, ऊपर से उनको अपने पिता का बदला भी लेना था। अच्छा, पूरे राज्य की जनता भी इसके खिलाफ थी, धनानंद के खिलाफ थी। देखो राजा चूँकि था ही वो चौपट टाइप का, देखो सैनिक ताकत ज़बरदस्त थी, मौर्य साम्राज्य का सबसे ताकतवर सेना भी कहा जाता उसके पास। लेकिन ये भी ध्यान रखना, चूँकि दुनिया में सिकंदर जैसी सेना को जब हराया था, सिकंदर को तो भगा ही दिया था ना यहाँ से लगभग, इनकी, हाँ, आने नहीं दिया, इनकी सेना को देख करके वो चले गए थे।
देखो, तो सिकंदर की सेना जैसे मतलब ये समझ में आएगा कि यहाँ पर सैनिक ताकत इनकी ज़बरदस्त थी धनानंद के, तो धनानंद से बदला लेना था। चाणक्य को ये बात पता था कि हम ईजिली तरीके से तो इसको हरा नहीं पाएंगे। अच्छा, एक वजह ये भी रहा इनके फेवर में, एक सिचुएशन ये भी रहा कि जो आम पब्लिक थी मौर्य साम्राज्य के, जो आम पब्लिक की जो थी, मतलब कि मौर्य साम्राज्य कह रहे हैं, नंदवंश के टाइम में था ना वो, मतलब मगध के जो आम पब्लिक थे वो आम पब्लिक भी धनानंद से बहुत नाराज़ चल रहे थे। और इस नाराज़गी का मौका मिला क्योंकि जनता भी विद्रोह करने के मूड में थे, ऊपर से चाणक्य समझ रहे थे कि विद्रोह तो आराम से हो जाएगा, और साथ ही साथ चंद्रगुप्त मौर्य को भी तैयार किए थे। तो एक तरफ जनता का विद्रोह, ऊपर से चाणक्य अपना खुद का बदला लेना चाहते थे, और दूसरे तरफ चंद्रगुप्त मौर्य उस काबिल में दिख रहा था, एक ऑप्शन भी दिख रहा था, इसको हटाना, इसको शिफ्ट करना, ये बात चाणक्य समझ रहे थे। और यही हुआ भी, दोनों मिल गए, और मिलने के बाद ऐसा प्लानिंग बनाया गया कि धनानंद को हरा के गद्दी से बाहर बैठा दिया गया, उसकी हत्या करवा देते हैं, हत्या हो जाता है। तो उसके बाद कौन आया? चंद्रगुप्त मौर्य आया, जिसको कि मौर्य साम्राज्य का संस्थापक आया था। ध्यान देना, कई बार ऐसा होता है इसके अंदर जो गुप्त लिखा हुआ है ना, इसलिए कभी कभी क्या होता है कि गुप्त में कभी पूछ लेता है गुप्त वंश का संस्थापक कौन था, पता चला चंद्रगुप्त कर दिए, नहीं, ये मौर्य हैं, ठीक है। हाँ, तो चंद्रगुप्त मौर्य है, तो चंद्रगुप्त मौर्य जो है मौर्य साम्राज्य के संस्थापक है। उसके अलावा हम ये भी चीज़ बताया अभी जस्ट, ये चाणक्य की सहायता से धनानंद की हत्या करके गद्दी पे बैठा, ये भी बता दिए। अच्छा, पहले उसके बाद थोड़ा सा ये देख लेते हैं, ठीक है। ये देखने के बाद तब हम ये देखते हैं उनकी पहचान के साथ क्या समस्या रही थी। चंद्रगुप्त मौर्य को जो यूनानी इतिहासकार थे, जब वो अपनी किताबों में लिखे थे, जो जैसे कि ये मेगास्थनीज अपनी किताब इंडिका में ये कहते हैं कि इनका नाम सेंड्रोकोटस जहाँ तुमको देखने को मिल रहा है ना, इसका मतलब वो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में कह रहा है, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस नाम से डिनोट किया गया है, यानी कि उनकी पहचान सेंड्रोकोटस से हुई है, ठीक है। बाद में जब विलियम जोन्स आया था, अंग्रेज के जो इतिहासकार थे, जब विलियम जोन्स आते हैं तो विलियम जोन्स असल में बताते हैं कि नहीं, ये सेंड्रोकोटस कोई और नहीं है, बल्कि ये कौन है, ये चंद्रगुप्त मौर्य हैं। तो चंद्रगुप्त मौर्य को उनके असली पहचान में किसने पहचान दिलवाया? विलियम जोन्स। जबकि यूनानी इतिहासकार क्या मानते थे, ये कौन है, सेंड्रोकोटस हैं, ठीक है। उसके बाद पहले ये देख लेते हैं, तब हम वहाँ पे इसको एक सीक्वेंस में हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में एक चीज़ और देखते हैं कि इनके पहचान को लेकर के, कि आखिर ये किस वंश या किस कुल के थे, किस जाति के थे, इसको लेकर के इतिहासकारों में बहुत मतभेद है। जैसे कि अगर हम बात करें तो ब्राह्मण ग्रंथ जितने सारे थे, उसके बाद मुद्रा राक्षस जो विशाख दत्त का था, और विष्णु पुराण, इन सब में जो इस चंद्रगुप्त मौर्य की जो पहचान है वो बताते हैं ये दरअसल शूद्र थे, निम्न कुल के थे। इनके जो मम्मी पापा थे, यानी कि मदर जो थे, और मदर या फादर जो भी रहे होंगे, कि वो जो है निम्न कुल के थे, इसीलिए इनको बोलते हैं कि ये भी निम्न कुल के होंगे। यानी कि ब्राह्मण ग्रंथ हो, मुद्रा राक्षस हो, या फिर विष्णु पुराण हो, वो इनको शूद्र मानते थे, जबकि बौद्ध ग्रंथ और जैन ग्रंथ में इनको क्षत्रिय बतलाया गया है, ये ध्यान में रहेगा। अच्छा, उसके बाद ये भी देख लेते हैं कि भारत में प्रथम केंद्रीकृत शासन व्यवस्था लागू किया। केंद्रीकृत का मतलब क्या, इसको सेंट्रलाइज्ड बोलते हैं इंग्लिश में, इसको सेंट्रलाइज्ड। दो चीज़ होता है, एक होता है केंद्रीकृत जिसको कि सेंट्रलाइज्ड बोलते हैं, एक होता है विकेंद्रीकृत जिसको कहते हैं डिसेंट्रलाइज्ड। क्या मतलब होता है सेंट्रलाइज्ड और डिसेंट्रलाइज्ड का मतलब क्या होता है? सेंट्रलाइज्ड का मतलब होता है कि जब पूरी शासन का जो है बागडोर किसी एक व्यक्ति के हाथ में हो, सारा फैसला वही करेगा, ठीक है। और डिसेंट्रलाइज्ड का मतलब क्या होता है कि वो अलग अलग लोगों को अलग अलग अथॉरिटी मिलेगा, मतलब एक ही व्यक्ति सारा फैसला नहीं करेगा, अलग अलग डिपार्टमेंट बना दिया गया, कुछ फैसले वो करेंगे, कुछ फैसला वो करेगा, कुछ फैसले। अब केंद्रीकृत का सबसे अच्छा एग्जांपल देते हैं, जो भारतीय समाज का परिवार जो होता है, यहाँ पर आम तौर पे जो फैसला लेते हैं हमारे घर में, वो कौन लेते हैं? पापा जी, बड़े बड़े सारे फैसले वही लेते हैं। तो एक तरह से देखा जाए तो भारत में जो परिवार की जो स्थिति है, वहाँ पर केंद्रीकृत शासन व्यवस्था है, जो पापा जो बोलेंगे वही फैसला होगा, बेटे का चलना नहीं है। थोड़ा बहुत कभी कभी जो हमारे जो यहाँ के जो मर्द हैं वो कभी कभी वाइफ का भी सुन लेते हैं, क्योंकि इनकी मर्दानगी हावी रहती है इन पे। तो होता है ना, ईगो भी तो हट हो जाता है ना कि हम औरत का सुनेंगे। तो ऐसे मर्दानगी को कम करने के लिए ही डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम लाया गया है ना। डिसेंट्रलाइज्ड का मतलब है कि अभी का जो सोसाइटी है, अब देख लो कि पहले की तुलना में चेंज हो रहा है। अब जो होता है कि चाहे वो औरत हो या फिर मर्द हो, दोनों मिलकर के फैसला लेते हैं। अब पति पत्नी के सहमति के बाद कोई काम होता है, जबकि पहले आज से 10 साल 15 साल 20 साल की पहले की स्थिति देखो, पति ही फैसला करते थे सारा,
अच्छा, अब लड़कियां और लड़के दोनों चूँकि बराबरी से जॉब करते हैं, तो चूँकि जब जिनकी आर्थिक स्थिति बेहतर होगी तो फैसला लेने की काबिलियत भी उनके अंदर क्या होता है, ज़्यादा। चूँकि आप पैसे कमाते हो इसलिए आप देखो, केंद्रीकृत तब होता है ना जब कोई एक ही व्यक्ति सारा चीज़ कर रहा है, इनकम भी वही कर रहा है, खर्चे भी वही कर, इसलिए सब लोग उनका सुनते हैं। और डिसेंट्रलाइज में क्या होता है कि इनकम का सोर्स कई जगह से होता है। जैसे आज भारत सरकार को जो टैक्स मिलता है, तो टैक्स तो राज्य के माध्यम से भी मिलता है। अलग अलग डिपार्टमेंट, जैसे मान लो कोयला मंत्रालय है, कोई PWD भी है जैसे सड़क विभाग मंत्रालय है, तो अलग अलग भारत सरकार के अंतर्गत कई सारे मंत्रालय हैं और उस मंत्रालय पे सरकार खर्च भी करती है और उस मंत्रालय से इनकम भी आता है। तो इस वजह से क्या होता है कि उसको मतलब कुछ डिसीजन लेने के लिए उसको ऑटोनॉमी दिया गया, स्वायत्ता दिया गया है। और ये अच्छी बात है। अगर एक सरकार सारा काम करेगा तो फिर काम नहीं कर पाएगा ना। इसलिए बेहतर क्या है कि सबको अपना अपना काम दे दो और तुमको सिर्फ खबर रखना है सबका। तो उसको क्या बोलते हैं, डिसेंट्रलाइज्ड कहते हैं, यानी कि सभी को बराबर बराबर का अधिकार बांट दो। तो केंद्रीकृत शासन व्यवस्था, यानी कि पहले क्या होता था, समझो मौर्य काल के से पहले का जो टाइम था, उस समय छोटे छोटे तमाम बहुत तरह के राजा थे। हम लोग इनके बारे में ये केंद्रीकृत शासन व्यवस्था इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि ये क्या किए थे, जो भारत का जो पश्चिमोत्तर प्रांत है, जहाँ पर कि जो गांधार वगैरह का जो क्षेत्र है, या फिर पूरा इधर पश्चिम भारत का जो क्षेत्र था, चाहे सौराष्ट्र का जो क्षेत्र हो, दरअसल यहाँ पर पहले मगध का शासन नहीं था, यूनानियों का शासन था। उस यूनानियों को भगाया किसने, चंद्रगुप्त मौर्य ने। और उसको भगा के फिर क्या किया, अपने कैप्चर में। मतलब कि कहने का मतलब है कि पहले एक समय छोटे छोटे राजा के रूप में शासन होता था, और अब शासन कैसे होगा, सारे राजा को हटाया, बोला अब कोई नहीं रहेगा, हम अकेला शासन करेंगे। यानी कि पूरा का पूरा साम्राज्य अब हमारा जब हो चुका है तो फैसला भी कौन करेगा, हम खुद करेंगे फैसला। तो पहले छोटे छोटे राजा करते थे और अब फैसला कौन लेगा, अब ये चंद्रगुप्त मौर्य अकेला करेगा। तो चूंकि ये अपने साम्राज्य का विस्तार करता है और साम्राज्य विस्तार करने की वजह से इसको केंद्रीकृत शासन व्यवस्था लागू करने में आसानी होता है। और देखो ये साम्राज्य विस्तार किया भी है। पश्चिम में सौराष्ट्र, दक्षिण में कर्नाटका। सोचो इसका साम्राज्य का विस्तार कैसे था। सौराष्ट्र वही है जो गुजरात का क्षेत्र के आसपास का जो क्षेत्र है, सौराष्ट्र। तो पश्चिम में कहाँ तक, सौराष्ट्र। ऐसे करके इंडिया का मैप बना के समझते हैं, यहाँ पे सौराष्ट्र मान लो। उसके बाद दक्षिण में कर्नाटका। अच्छा, उत्तर पश्चिम में ईरान। तो ईरान कहाँ पर है, ईरान यहाँ पर है तक। अच्छा, मगध तो यहाँ पर था ही। सोचो ये पूरा का पूरा क्षेत्र, सोचो इतना बड़ा क्षेत्र को ये कैप्चर कर रखा था अकेले। देखो होता क्या ना कि पढ़ना इजी लगता है, लेकिन वाकई में बहुत मेहनत किया होगा। ये कई प्रकार के युद्ध कितना सारा हुआ होगा, सोचो कितने लोगों की हत्याएं हुई होगी। पुराने समय में जो जनसंख्या में वृद्धि नहीं होता तो उसका एक वजह ये भी था कि पहले हत्याएं बहुत, युद्ध बहुत होता था, तो जनसंख्या नियंत्रण में था। अब युद्ध उस स्तर पे नहीं होता है। तो देख रहे हो ये जो पूरा व्यवस्था जो है विस्तार करने की वजह से ये केंद्रीकृत शासन व्यवस्था को लागू कर पाया। उसके बाद देखो अब ये वाला जो हमारा टॉपिक हो गया, हम लोग देखते हैं इनको कहा जाता है भारतीय इतिहास का मुक्तिदाता। मुक्तिदाता इसलिए कहते हैं क्योंकि ये भारत के पश्चिमोत्तर प्रांत को यूनानियों से मुक्त कराया। पहली बार कोई शासक था जो पश्चिमी प्रांत को अपने कैप्चर में किया। इससे पहले चाहे वो नंद वंश का शासन हो, चाहे फिर इससे पहले और कौन कौन सा, वृहद्रथ वंश था, है ना, शिशुनाग वंश था। तो जो कई जो वंश के जो शासक थे जरूर मजबूत, लेकिन पश्चिमोत्तर प्रांत पे उनका कैप्चर अच्छा नहीं था, मजबूत नहीं था उतना। तो ये भारत के पश्चिमोत्तर प्रांत को यूनानियों से, तो यूनानियों से देखो यूनानियों को भगाया से, तो यानी कि उस क्षेत्र को आज़ाद कराया। और इसी वजह से इसको क्या बोलते हैं, भारतीय इतिहास का क्या बोलते हैं, मुक्तिदाता कहते हैं। अब देखो सेल्यूकस निकोटर को कब ये हराए थे, 305 BC में ये हराए थे। ध्यान देना 315 BC में कौन आता है, यानी कि 10 साल पहले मेगास्थनीज आया था, यहाँ रह के गया है। पूरा सूचना दे रखा है इसको कि ताऊ देखो वहाँ पे ऐसा माहौल है, देख लो लड़ पाओगे कि नहीं लड़ पाओगे। तो इसको लगा हुआ जोश में कि भाई देख लेते हैं कौन सा बड़ा तोप है। तोप तो वो इतना बड़ा तोप था, सोच के देखो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में ज़रा सोचो। धनानंद धनानंद को भगाया कौन, चंद्रगुप्त। इतना बड़ा धनानंद को भगाया। अच्छा, धनानंद खुद किसको भगाया था, सिकंदर को। सिकंदर जो कि उतना ताकतवर व्यक्ति था उसको धनानंद भगाया। खाली भारत बचा था उसको। सोचो उस धनानंद को कौन हराया, चंद्रगुप्त मौर्य। और इसके साथ तो चाणक्य का भी साथ है,
जस्ट वैसे ही जैसे महाभारत में अर्जुन के साथ कृष्ण थे, ठीक है। तो सोचो निश्चित रूप से ये सेल्यूकस निकोटर को समझेगा कुछ। सेल्यूकस निकोटर जो कि अपने आप में बहुत ताकतवर था, ये यूनानी शासक बहुत ताकतवर था, लेकिन उसके बावजूद इसको भगाया गया, वहाँ से हटाया गया था। और हटाने के बाद क्या मतलब, हटाया गया मतलब क्या, उनके साथ लड़ाई हुआ, लड़ाई होने के बाद मतलब क्या, फिर संधि हुआ। हालांकि ये कहना गलत होगा कि इनको हटा के भगा दिया गया, भगाया नहीं गया, एक्चुअली वो वहीं थे, लेकिन उनके साथ कंप्रोमाइज़ कर लिया गया था, क्योंकि इनको पता था कि अगर हम कंप्रोमाइज़ नहीं करें तो हम सदा के लिए ये जो पूरा क्षेत्र है हम खो देंगे। वैसे खो तो दिया, लेकिन जो यूनान का जो बचा हुआ प्रांत था वो भी इससे निकल जाता, क्योंकि अगर ये ईगो पे आ जाता तो जो इसका क्षेत्र मतलब हो सकता था कि ईरान से धीरे धीरे हम लोग यूनान तक कब्जा कर लेते। कोई बड़ी बात, जब ईरान तक पहुंच चुके थे तो यूनान तक पहुंचना कौन सी बड़ी बात थी, कोई बड़ी बात नहीं थी। तो सेल्यूकस निकेटर जो 305 बीसी में जो इसको हराया, तो हराने के बाद फिर क्या हुआ, संधि हुआ। अच्छा, संधि किसके किसके बीच हुआ, चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बीच हुआ। अब वो संधि में क्या हुआ वो जरा देखते हैं। सबसे पहला बात देखो कितना अच्छा ज़बरदस्त तरीके से चाल चला ये अपनी पुत्री जिसका नाम क्या था, हेलेना, उस हेलेना का विवाह किससे कर दिया। अब ये दोनों भाई साहब क्या बन गए, रिश्तेदार। अब रिश्तेदारी में अब लड़के दिखा नहीं ना लड़ेगा, क्योंकि मेरी बेटी है तो हम तुम्हारे क्या हुए, ससुर जी। अब दामाद और ससुर का रिश्ता है, अब ऐसे में लड़ाई तो अब तो ससुर जी टाइप के हो गया, पप्पा जी तो करते होंगे पप्पा जी पप्पा जी। अब लड़ाई ख़त्म हो गया है ना। चलो ठीक है, एक होंगे इनके पप्पा और दूसरे होंगे पप्पा जी, है ना। जी जहाँ लग गया समझ लो कि वहाँ पे थोड़ा रिश्ता ज़्यादा बड़ा रिश्ता है, अभी ताज़ा ताज़ा बना है वो रिश्ता। मम्मी और मम्मी जी में यही तो अंतर है ना। लेकिन बहन और बहन जी में अंतर नहीं दिख रहा है भाई। अच्छा, बहन मतलब अपना बहन, अब बहन जी मतलब अभी जो नया अच्छा अच्छा सही बात है, ठीक है चलो ठीक है। तो हेलेना का शादी हो गया, तो अब ये क्या बन गए, देखो हेलेना के जब शादी हुआ तो ये क्या बन गए, रिश्तेदार बन गए। अच्छा, उसके बाद देखो, अच्छा इनको दहेज में भी मिला। हाँ, दहेज में देखो कितना बड़ा बड़ा क्षेत्र मिला। अफगानिस्तान का जो क्षेत्र है पूरा कंधार तो मिला, तभी तो इससे लड़ाई किया ना, लड़ाई बंद कर दिया। फिर दानानंद को पहले हराया ना, दानानंद को पहले हरा के तब ना आया ये, तब। अब देखो क्या हुआ, अब देखो आराकोसिया ये क्षेत्र का नाम है जो वर्तमान में कंधार क्षेत्र को कहते हैं। उसके अलावा पेरापोनिसाइट, ये हाँ, ये जो पेरोनिसडाई जो है ये जो क्षेत्र था, ये अजीब सा नाम है कि बोलने में भी नहीं बनता है। क्या है इसका, पेरोनिसडाई ये क्षेत्र है। हाँ, ये काबुल का जो क्षेत्र है, ये पहले देखो कितना अटपटा सा नाम था। उसके बाद एरिया, ये हेरात, और ये क्षेत्र जेरोसिया। अब ये जो क्षेत्र थे ये इनको मिला, तो सोचो इतना बड़ा बड़ा क्षेत्र मिला इसको, प्लस बेटी का शादी करा ही दिया, दहेज में तुमको दुनिया भर का ज़मीन लिख ही दिया, तो कुछ तो ये भी देगा, कुछ तो शर्म आना चाहिए ना इसको भी। हाँ जी लगा दिया, समझ रहे। हाँ, अब देखो चंद्रगुप्त ने फिर क्या किया। अच्छा, मगध के पास चूँकि हम जानते हैं, पहले से भी पढ़े हैं कि हाथी बहुत था, जंगल का क्षेत्र था, और इस हाथी का इस्तेमाल वो लड़ाई में भी करता था, युद्ध में भी करता था। तो फिर वो क्या करेगा, ये 500 हाथी दे देगा इसको कि ले जा भाई, ले जा, ऐश करो, तुम हमें बेटी दिए, जगह दिए, और तुम हाथी ले जाओ और खुश रहो, दामाद जी आप आराम से हाथी पे घूमो और मज़े करो। तो सोचो 500 हाथी मिला। बेचारा सोचो, जो हाथी जाता होगा तो एक लंबा हुजूम सा लगा होगा, जैसे आजकल जो विधायक लोग जब कभी कभी जाते हैं, गाड़ी का जो लंबा बहुत हाथी हो गया। चलो ठीक है, देखो अब इसमें देखो कुछ बचा है क्या, अब तो कोई क्षेत्र नहीं बचा ना इसमें, नहीं है ना। अब देखो चंद्रगुप्त मौर्य का जो टाइम है, इसके बाद और कुछ अगर देख लेते हैं, कुछ अगर बचा हो, आई थिंक ज़्यादा कुछ अब बचा नहीं है इसके बारे में। अच्छा, चंद्रगुप्त मौर्य जो है किस धर्म को फॉलो करते थे, जैन धर्म को फॉलो करते थे। ये बात ध्यान रखना, ये खुद किस धर्म को फॉलो करते थे, जैन। और ये जैन, इसमें कहा गया है कि चंद्रगुप्त जैन मुनि भद्रबाहु का नाम सुने हो ना, भद्रबाहु और स्थलबाहु। याद है जब जैन धर्म में जब अलगाव हुआ था, फूट पड़ा था, हाँ, जो अकाल मगध में जो 12 वर्षों का अकाल पड़ा था, उसके वजह से क्या हुआ था, तो कुछ लोग दक्षिणा पथ चले गए थे, ठीक है, जिसको कि हम लोग क्या बोलते थे,
दिगंबर, और जो हाँ श्वेतांबर जो यहाँ रह गए थे स्थूलभद्र के नेतृत्व में। तो भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा ली थी। तो ये इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए पूछा जाता है कि ये जो जैन धर्म जो बने थे, जैन धर्म बनवा मतलब किसको जैन धर्म की शिक्षा किसने दिया था? तो क्या हो जाएगा? भद्रबाहु। भद्रबाहु के माध्यम से ये जैन बने थे। ठीक है, ये भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और ये जो अच्छा इनकी मृत्यु कहाँ पर हुई थी? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य की जो मृत्यु हुई थी वही तो श्रवण बेलगोला। कहाँ हुआ था? श्रवण बेलगोला। तो ये देखो यहाँ पे जगह नहीं है तो हम थोड़ा सा क्या करते हैं, इसको मिटाते हैं यहाँ पे। ठीक है, इनका जो मृत्यु हुआ था वो कहाँ हुआ था? श्रवण बेल। वीडियो उस दिन ही बनाया भैया, इसके बाद नहीं बनाया, बन रहा है वो भी बन रहा है। ठीक है, तो श्रवण बेलगोला जो था, तो श्रवण बेलगोला कहाँ पे है? मैसूर में है। श्रवण बेलगोला कहाँ पर है? मैसूर। मैसूर यानी कर्नाटका। ये क्षेत्र कहाँ पर है? वर्तमान में जो कर्नाटक का क्षेत्र है, जिसको कि पहले मैसूर बोलते थे, अब इसको कर्नाटक लिखो, ज़्यादा समझ में आएगा। कर्नाटक में क्षेत्र में था। और सबसे बड़ी बात देखो, इनका जो मृत्यु हुआ था वो कैसे हुआ था? इनका मृत्यु हुआ था, ये संथारा या संलेखना बताए थे ना। हाँ। कि संथारा या संलेखना का मतलब जो कि जैनों में जो प्राण त्याग करने का एक तरीका है। हाँ, तो प्राण जो त्यागे थे, तो इनका जो मृत्यु कहाँ पे हुआ था? श्रवण बेलगोला, कर्नाटक में पड़ता है। अच्छा देखो, और क्या चाहिए? इनकी मृत्यु कैसे हुई थी? संथारा या संलेखना के माध्यम से हुआ था। संथारा या फिर संथारा या संलेखना, जो जैन धर्म में एक तरीका है, जैन धर्म में एक मरने का तरीका है। ठीक है, तो और तो कुछ इसमें देख लेते हैं, और कुछ है इसमें? तुम समझ नहीं रहे हो क्या बोलना चाह रहे? ठीक है, इसके अलावा तो कुछ खास अभी? श्रवण बेलगोला कर्नाटक। ठीक है, इतना काफ़ी है। ठीक है।